नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। सियासी सफ़र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ अपने सफ़र की बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल जी मौजूद हैं। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उनका अब तक का सियासी सफ़र कैसा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये बहुत लंबी मेरी जर्नी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में मैं बचपन से काम करता रहा और मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़े कई पदों पे रहे और उसके पहले वो भोपाल में जब हम थे तो राजनीति में भारतीय जनसंघ में भी उन्होंने कुछ वर्ष काम किया। तो शाखा में जाना बचपन से रहता रहा और संघ के अलग अलग कार्यों से जुड़ा रहा। सन 1975 में सबसे पहला मेरा बड़ा जीवन में मोड़ आया जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी में आपातकाल की घोषणा कर दी थी और सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था, प्रेस को सेंसरशिप कर दी थी और इमरजेंसी पूरी देश में लगा के सारे जनतांत्रिक सारे जो अधिकार हैं वह लोगों के ख़त्म कर दिए थे। तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल संघर्ष समिति का निर्माण का एक संस्था बना के, एक प्लेटफॉर्म बना के एक जन आंदोलन शुरू किया था। तो उसमें मैं, क्योंकि मेरी प्रजातंत्र के मूल्यों में बहुत बचपन से बहुत विश्वास रहा है और मैं मानता था कि भारत का विकास तभी संभव है जब यहाँ पे प्रजातंत्र अच्छी तरह से मजबूत जो बना है उसकी जड़ें और मजबूत हो। तो इमरजेंसी को मैं प्रजातंत्र का हत्यारा मानता था, तो इसलिए मैंने उसके खिलाफ 1975 में सत्याग्रह किया था और 19 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था और फ़खरुद्दीन अली अहमद जी के नेतृत्व में एक बाल दिवस टाइप का कार्यक्रम बच्चों का नेशनल स्टेडियम में उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें मैंने अपना सत्याग्रह किया था। तब मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था, इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, और मुझे पकड़ लिया गया और मुझे जेल में रखा गया। चिल्ड्रन जेल थी उस वक्त अंबेडकर स्टेडियम के पीछे। तो उसमें मैं लगभग पौने तीन महीने, 7 दिन कम 3 महीने जेल में रहा और 12 फरवरी 1976 को मेरे को उसमें रिहा किया गया, जमानत उसमें देके। और उसमें उसके साथ मतलब एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के अंतर्गत मुझे पकड़ा गया था और केस चलता रहा जब तक भारतीय ये जनता पार्टी का रूल नहीं आया, तब तक वो केस चलता रहा। उस समय उम्र आपकी तकरीबन 13 वर्ष के आसपास थी और 13 वर्ष की उम्र में सत्याग्रह करना, जेल जाना, संस्कार तो घर से मिले थे, लेकिन क्या घर वाले ये सोचते थे? क्योंकि अक्सर जो अब की राजनीति हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक जीवन में एक्टिव होता है तो अपने परिवार को लगभग इन सब चीज़ों से दूर रखता है, वो मुसीबतें अपने ऊपर झेलता है। लेकिन आप पिताजी के साथ आंदोलन करने लग गए अपने। नहीं, बिल्कुल, मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे शाखा पे लेके गए। हमारे घर पे जो भाजपा के और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे अधिकारी लोग आते रहते थे और रेगुलर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ चलती थी। मेरे पिताजी प्रोफेसर थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और वो भी बचपन से संघ से जुड़े रहे, जनसंघ, भारतीय जनसंघ से भी जुड़े रहे। पंडित दीनदयाल जी से भी उनका संबंध रहा। पूजनीय गोलवलकर जी के साथ हमारा बहुत संबंध रहा। उनकी जीवनी में भी मेरे परिवार के हमारे चित्र हैं उनकी जीवनी में। तो ये चलता रहा। बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर्स भी हमारे यहाँ आते थे, नानाजी देशमुख, आभाजी तत्ते, इवन मोहन धारिया जी भी आए। 2-3 बार रामनाथ गोयनका जी भी हमारे घर इमरजेंसी में आए, क्योंकि उन सब के साथ संपर्क के साथ मुझे लगा कि जिस तरह से इमरजेंसी में प्रजातंत्र को ख़त्म करने का प्रयास है, अगर सब लोग जागरूक नहीं हुए तो भारत से प्रजातंत्र ख़त्म हो जाएगा। और जो सारे बड़े नेता थे उस वक्त, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। तो वह किसी तरह से कोई संघर्ष नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सब जेल में थे, सारे अपोजिशन के लीडर्स। तो इसलिए लोगों को जोड़ना जुड़ना सब ज़रूरी था, इसलिए मैं उसमें जुड़ा। और मेरे पिताजी को भी
जेल में रखा, वो भी 3 महीने जेल में रहे। वो पहले जो तिहाड़ जेल था उसमें रहे, उसके बाद उन्हें नागपुर जेल में रखा गया। मेरी माता जी, हम 3 ही परिवार में सदस्य थे, माता जी को भी सत्याग्रह करके 25 दिसंबर को उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था, और वह भी लगभग 2 महीने जेल में रही, तिहाड़ जेल में रही। तो हम परिवार में 3 सदस्य थे, तीनों जेल में रहे। शाह कमीशन में भी हमारा केस गया था। तो इस तरह से उस वक्त का जो समय था, 8वीं कक्षा का था, इमरजेंसी में जो जेल में रहा उसमें कभी काफ़ी सोचने का मौका मिला। उसके पहले सारे अपोजिशन लीडर्स और पदाधिकारी और वो घर में आते थे और बातचीत होती थी। मैं भी संघ के विभिन्न संगठनों से खुल के अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। तो राष्ट्र के बारे में सोचना, चिंतन करना, वो सब बातें मेरे को, मतलब मेरे समझ लीजिए बचपन से मेरे अंदर रही। तो लगभग 83 या 84 दिन आप जेल में रहे, 13 वर्ष की उम्र, मानसिकता क्या थी? वो 83 दिन कैसे बीते आपके? देखिए, वह बड़ा कठिन दौर था, क्योंकि एक तो मैं स्कूल से था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, भारतीय विद्या भवन में मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी को सस्पेंड कर दिया गया, वो सरकारी नौकरी थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और तीनों अलग अलग जेल में थे, हम तीनों आपस में उन दिनों में मिले नहीं, और अलग अलग जेल में थे। मेरे पिताजी तो नागपुर जेल में रहे, मेरी माताजी तिहाड़ जेल में रही, मैं चिल्ड्रन जेल में अंबेडकर स्टेडियम के पीछे उसमें रहा। तो वह अंधकारमय एक भविष्य लगता था, क्या होगा यह पता नहीं था। एक तो यह बात थी, क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा उस वक्त जैसे पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन का होता उतना नहीं था। और इंदिरा जी का बहुत भय का माहौल था, सब लोग चुप थे, डरते थे। इवन इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों में प्रेस सेंसरशिप थी, कुछ आता नहीं था, विदेशी अखबार या न्यूज़ भी नहीं आती थी। और इवन ये जो इंडियन एक्सप्रेस एक अकेला कुछ अखबार छापता था, तो उसमें भी ब्लैक करके वो बहुत सारे सेंसरशिप चलती थी। तो जनता तक कोई खबर सही ढंग से नहीं थी, और कुछ पता नहीं था कि कब इसका अंधकारमय या जो काला पीरियड है वह हटेगा। और अगर हम देखें तो हमारे देश में प्रजातंत्र का बहुत गहरा जड़ें हैं। बहुत पुराने समय में भी हमारे यहाँ गणराज्य होते थे, जहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन होते थे। उसके बाद भी अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का आप इतिहास देखें ग्लोबल में, तो भारत की जो मार्किंग है वो 98% की मार्किंग है, और 2% हमें प्रजातंत्र में हमारे नंबर कटते हैं। वह उसके अंतर्गत जो 2 साल का जो इमरजेंसी का कार्यकाल था, उसके कारण हमारे एक काला इतिहास प्रजातंत्र का भारत में रहा। तो इसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने का मुझे मौका दिया। मुझे ये लगा, और जब इस संघर्ष से निकल के हम विजय हुए, इतने अंधकारमय समय से निकल के, लगता नहीं था कि विजय प्राप्त होगी, हम शायद जेल में ही पड़े रहेंगे हर वक्त। लेकिन जब निकले, संघर्ष हुआ, इलेक्शन हुआ, और भारतीय जो लोग हैं, जो भारत की जनता है, उसने 2 साल में 1978 के कार्यकाल में ही पूरी तरह से जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी तक को हरा के ख़त्म, मतलब उसका हरा दिया और हटा दिया। तो वह अपने आप में भारतीय प्रजातंत्र की जनता में कितनी जड़ें गहरी है, वह स्पष्ट रूप से ध्यान में आई। और उस विजय का उल्लास मान लीजिए, या उस आत्मविश्वास मान लीजिए कि प्रजातंत्र की जड़ें भारत में गहरी है, जनता बहुत जागरूक है, उसको लीडरशिप मिलेगी तो वह जागरूकता से किसी भी चीज़ को ठीक करने में सक्षम है। तो यह बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, जो मुझे उस वक्त सोचने, समझने और जानने और जीवन में उतारने में मौका मिला। जब जेल से आप बाहर आए, फिर उतने दिनों के अंधकार के बाद माताजी, पिताजी सबसे जब मुलाकात हुई, तो क्या चर्चाएं हुई कि अब राजनीति या सामाजिक जीवन में ही आगे बढ़ते जाना है, या कुछ ऐसा लगा उनको एक पल के लिए कि मैं तो सामाजिक जीवन में आंदोलन कर रहा हूँ, उसका खामियाजा कहीं मेरे बेटे को न भुगतना पड़े? ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा उस समय? नहीं, देखिए, खामियाजा तो बहुत दिक्कत तो हुई। मान लो हमें 3 साल तक मेरे पिताजी को सस्पेंड कर दिया गया, सरकारी कर्मचारी थे, नौकरी की तनख्वाह जो मिलती थी उससे ही घर चलता था, वह सारी समस्याएं हुई, सेविंग्स ख़त्म हो गई। बाद में फिर 50% सैलरी सस्पेंशन में मिलने लग गई थी, जो भी थी।
लेकिन कई तरह की समस्याएं रही, लेकिन उस वक्त हम राजनीति में उतने सक्रिय नहीं थे। मेरे पिताजी तो तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक जीवन में सक्रिय रहे और मैं भी अलग अलग संस्थानों में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों में काम करता रहा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में काम किया, सेवा भारती में काम किया, भारत विकास परिषद में अलग अलग पदों पे काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी कुछ तरह काम किया, विकास भारती ट्राइबल एरियाज में बिशुनपुर जैसे जगहों पे रह के मैंने काम किया। तो सामाजिक क्षेत्र में जो सेवा के कार्य थे उनमें ही हमारा पूरा परिवार ज़्यादा एक्टिव था। सन 2000 तक, जब तक कि मेरा सीए नहीं हो गया और मैं मतलब 1990 में कॉलेज बीकॉम ऑनर्स हंसराज से करने के बाद, जब मैं सन 1990 में मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट हुई, उसके बाद 10 वर्ष तक मैंने देखा कि जीवन में एक महत्वपूर्ण होता है आर्थिक रूप से सक्षम होना। तो मैंने पढ़ाई भी की, उसके बाद फिर समाज का काम तो थोड़ा बहुत सारा जितना समय मैक्सिमम था वो करते थे, शाखा लगाना, ये सब करना, अपने अपने क्षेत्र में काम करना, लेकिन आर्थिक रूप से भी अपने आप को सक्षम बनाने का भी मेरा लक्ष्य था। तो 1990 में जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ख़त्म की और सन 2000 तक 10 वर्ष तक मैंने अपने आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन यापन का पूरा प्रयास करके मैंने अपना सन 2000 में मैं राजनीति में आया। मैं लिखता था, अखबारों में लिखता था, लिखने लग गया था मैं, मुझे शौक था। इंडियन एक्सप्रेस मेरे अखबार में आर्टिकल छापता था, तो मेरे एक दो आर्टिकल अरुण जेटली जी को बड़े पसंद आए। उस वक्त 2000 की बात है जब भारतीय जनता पार्टी का पहले सत्ता थी अटल जी के टाइम में। अरुण जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, मैंने एक दो WTO ऐसे कई आर्टिकल लिखे, राम जन्मभूमि पे भी। तो जना जी को भी उनके ध्यान में आया, उनको पसंद आया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम राजनीति में आ जाओ, तुम लिखते हो। तो मैं आया, मिला भी, अरुण जी भी थे उस वक्त, मैं उनसे मिला, जना जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। तो मुझे लगा मैं राजनीति में क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम एक ये जो इंटेलेक्चुअल सेल, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ हमने बनाया है और हम उसमें ऐसे ही लोगों को जोड़ के चलना चाहते हैं, तुम उसको ज्वाइन कर लो, आया करो। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और मैं 2000 में जना कृष्णमूर्ति जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उनके साथ काफ़ी काम किया, लिखता हुए तो रहता था, मीटिंग भी करता था। तो उसी वक्त अरुण जी के साथ बहुत संपर्क आया। अरुण जी ने कहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, एजुकेशन बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, तुम लिखते हो आर्थिक विषयों पे, तो तुम इकोनॉमिक सेल हम जो बनाया है उसको, उन्होंने मुझे उसका सदस्यता के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा इसमें बन जाओ। तो मैं फिर इकोनॉमिक सेल में आ गया, आर्थिक प्रकोष्ठ में। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अरुण जी के साथ कई जगहों पे मैंने, जब वो दोबारा जब 2014 में बने ये फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनके साथ बहुत काम किया। उसके बीच में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल का अध्यक्ष रहा राजनाथ जी के पहले कार्यकाल में। उसके बाद नितिन जी आए तो उन्होंने मुझे आर्थिक प्रकोष्ठ बनाया था, उसका जो थे उसका अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर उसके बाद अपना फिर से राजनाथ जी आए तो उनके दूसरे कार्यकाल में मेरे को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया भाजपा का, और अलग अलग जिम्मेदारी पार्टी में कार्य के देते रहे, ट्रस्ट का, सोसाइटीज़ का, और इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, एग्रीकल्चर ग्रुप का, इस तरह के काम में करता रहा। और फिर अपना आदरणीय अमित शाह जी जब बने सन 2014 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनने 2015 में मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता आर्थिक विषय की जिम्मेदारी दी। तो मैं उनके साथ, अमित जी के साथ काफ़ी काम करता रहा। और अब दोबारा श्री नड्डा जी ने, हमारे करंट में जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे फिर से ये जो जिम्मेदारी दी है ये जो राष्ट्रीय प्रवक्ता की, तो मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। इस भी बखूबी निभा रहे हैं। हाँ, बहुत काफ़ी लिखता तो हूँ ही। मेरे पिछले 2014 से लेके 19 तक लगभग 72 आर्टिकल्स जो हैं हिंदी, इंग्लिश, आर्थिक विषय से जुड़े हुए अलग अलग अखबारों में पब्लिश हुए हैं। और वो सारे
मैं खुश है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे मेरे हर आर्टिकल को पूरा उसमें डाला हुआ है। और वह एक 2014 से लेके 19 तक की आदरणीय मोदी जी की पूरी जर्नी के बारे में अलग अलग स्तर पे मेरे सभी विषयों पे आर्टिकल हैं, चाहे उनका विदेश नीति पे हो, चाहे आर्थिक नीति पे हो, चाइना की तरफ पॉलिसी हमारी हो, या ओबीसी कमीशन की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, राम जन्मभूमि की बात हो, अलग अलग हमारे भ्रष्टाचार के निवारण की बात हो, जल के इश्यूज पे, तो इन सब पे मैंने विषयों पे लिखा है। और मैं मानता था कि नितिन जी के साथ भी काफ़ी चर्चा होती रहती थी, उस वक्त अमित शाह जी से भी होती थी, कि सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके सामाजिक जीवन का अच्छा कंटेंट उसके पास होना चाहिए। तो मैंने समाज के उत्थान और उसके विकास के लिए कई तरह के कार्य करे हैं, और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली उन कार्यों को करता रहता हूँ अलग अलग संगठनों के माध्यम से। एक बात आपने कही कि 1990 से लेकर के सन 2010 तक आप अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत बना रहे थे, तो क्या उस दौरान आपने कोई सीए फर्म वगैरह खोल रखा था या कहीं जॉब कर रहे थे आप? नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं करी। मैंने अपनी ही जो सीए के कार्य को आगे बढ़ाया। पहले मैंने प्रैक्टिस की कुछ वर्ष तक, उसके बाद कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने काफ़ी काम किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप भी ली थी। तो उस तरह से ये जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, इन पे भी मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं एनएससी मेंबर्स एसोसिएशंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, कमोडिटी एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, डिपॉजिटरी एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। इन दो संस्थाओं को तो मैं फाउंडर मेंबर हूँ। आज वो पूरे देश में बहुत बड़े रूप में काम कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। फिर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की विभिन्न कमेटियों में भी मैं रहा, और उसमें मैनेजिंग कमेटी में अभी भी मैं सदस्य हूँ, ना इनवाइटेड सदस्य हूँ, लेकिन उसकी मैनेजिंग कमेटी में मैंने काम किया। सेबी के साथ बहुत सारे उनकी कमेटीज़ में, एडवाइजरी कमिटीज़ में मैं रहा। और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के मैं एमएसएमई टास्क फोर्स का जिम्मेदारी मुझे मिली थी। कामत जी उसके चेयरमैन थे। तो एमएसएमई सेक्टर के बढ़ावे के लिए क्या किया जा सकता है, वह कार्य किया। बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं गवर्नमेंट नॉमिनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 साल रहा, जिसमें ये पूरा बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर जो हुआ विजय बैंक और देना बैंक का, उस कमेटी का भी मैं उसमें महत्वपूर्ण काम, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। फिर नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी एक है, नॉर्थ ईस्ट में 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, उसमें 4 साल में गवर्नमेंट नॉमिनी रहा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का थिंक टैंक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर का सदस्य मैं रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज जो है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, उसमें भी मैं गवर्नमेंट नॉमिनी 4 वर्ष रहा। तो मेरा गवर्नेंस में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बहुत लंबा अनुभव है। और सामाजिक क्षेत्र में तो मैंने बड़े काम, कई तरह के संस्थाओं को खड़ा किया है। पानी के क्षेत्र में आपने मेरा इंटरव्यू भी किया है। जलाधिकार फाउंडेशन हमने बनाई सन 2011 में, जो कि पूरे देश में 9 स्टेट्स में अब हमारी संस्था है। मैं उसका अध्यक्ष हूँ। पानी के रख रखाव, पॉलिसी मेकर, तालाबों के रिवाइवल जैसे काम हमने बहुत सारे किए हैं, और भी कई तरह के काम हम सामाजिक क्षेत्र में कर रहे हैं। काम आप कर रहे हैं, गौ सेवा भी कर रहे हैं, 1200 से अधिक गायों की आप देखभाल कर रहे हैं। आपके राजनैतिक गुरु अरुण जेटली जी रहे, जिन्होंने सबसे पहले आपके अंदर के राजनेता को पहचाना, या यूँ कहें आपके जो लेखन क्षमता थी उसने आपको राजनेता बना दिया। मैंने कहा जना कृष्णमूर्ति जी ने पढ़ा, उन्होंने मुझे बुलवाया कि उनने मेरे आर्टिकल पढ़े। वहाँ अरुण जी भी थे, तो अरुण जी को भी वो WTO वगैरह पे, उस वक्त मैंने बड़ा संघर्ष चल रहा था सन 2000 के आसपास, 2001-2 में, कि WTO का भारत को सदस्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर यह बात ध्यान में आती थी कि हमें WTO साइन करना चाहिए, लेकिन भारत में उसका बड़ा विरोध था। लेकिन उस वक्त सरकार ये मान के चल रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और ये जो
सर्विसेज सेक्टर भी WTO में आ गए तो भारत को इसका फ़ायदा होगा, हमें सदस्य बन जाना चाहिए। तो मैंने इनके ऊपर अपने हिसाब से आर्टिकल लिखे। तो जनाब जी ने मुझे बुलाया और अरुण जी ने फिर उसको मुझे आगे बढ़ाया, और फिर तो मैंने हर अध्यक्ष के साथ काम किया ही है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित अमित शाह जी की कार्य प्रणाली ने जिस तरह से उन्होंने 2015 से मेरे ऊपर बहुत विश्वास जताया, और जिस तरह से लैंड एक्विजिशन का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बन गया था भारतीय जनता पार्टी की, हमारी NDA की सरकार में सबसे पहला वाला, तो उस वक्त मुझे उसकी पूरी एक्टिव NGOs के साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी बातों को समाहित करने की जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने दी। तो मैंने उस पर बहुत काम किया, लैंड एक्विजिशन वाले बिल पे। उसके बाद कई पॉलिसी मेकिंग इश्यूज़ पे अमित भाई जी मुझे जिम्मेदारी देते थे, जो मैं गवर्नमेंट को फीडबैक देता था। लेकिन उनकी कार्य पद्धति ने, उनकी कार्य प्रणाली ने, उन्होंने जिस तरह से राजनीति की है, जिस तरह से वो संगठन को मजबूत किया, उसने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है। आप पॉलिसी मेकर भी हैं, राजनेता भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी। इन तीनों कार्यों में आपको कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता है? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ, और नितिन जी ये कई बार अपने भाषणों में मैंने बहुत कार्यक्रम बहुत किए हैं, प्रोफेशनल्स के, इधर उधर अरुण जी के, नितिन जी के, आदरणीय राजनाथ जी के, अमित शाह जी के, जगह जगह प्रोफेशनल आउटरीच एक्टिविज्म, क्योंकि मेरा बहुत वाइड कनेक्ट है लोगों से, एक्टिविस्ट, प्रोफेशनल, थिंक टैंक, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, सब तरीके से। तो इनके अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग विषयों पे मैंने राष्ट्रीय स्तर पे बड़े कार्यक्रम किए, बुलाया। आदरणीय मोदी जी भी 1-2 कार्यक्रम में हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज्ड उसमें आए हैं, करीब 3-4 हज़ार लोगों के कार्यक्रम भी किए हैं। तो मुझे यह लगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह अलग अलग क्षेत्र में हर वक्त लुकआउट पे रहते हैं कि कौन अपने क्षेत्र में अच्छा प्रोफिशिएंसी से, मेहनत से और मजबूती से काम करता है, किसका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हो। यही मेरा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है। तो और जब तक किसी व्यक्ति कोई पद मिल जाए, केवल वो बड़ा किसी को कभी अपने आप में नहीं करता। ये ठीक है कि पद का बड़ा महत्व है, पावर आता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कंटेंट नहीं है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, सामाजिक संवेदना की उसको पूरी जानकारी नहीं है, तो वह उस पद के साथ तो जस्टिफाई कर भी नहीं पाएगा और ज़्यादा आगे लंबी दूरी तक राजनीति में आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा उसको समाज की समस्याओं के बारे में, इतिहास के बारे में, उसको विश्व के स्तर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में, इन सब चीज़ों की अपने संग, मतलब जो हमारा पूरा विचार परिवार है, उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, तभी वो उस पर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वह छूट जाएगा। और इन जानकारी के अलावा जब ग्राउंड लेवल पे आपने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, तो पॉलिटिक्स अपने आप में बाई प्रोडक्ट मैं मानता हूँ होता है सामाजिक चेतना का, सामाजिक जागरूकता का, सामाजिक कार्य का। तो अगर आपने इन चीज़ों में काम किया है तो आपके को राजनीति में ज़्यादा सफलता मिलेगी, जनता से ज़्यादा जुड़ाव रहेगा और संगठन के लिए आप ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, तो आगे राजनीतिक कैरियर अच्छी तरह से आपका बढ़ेगा। और आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा था 1990 से 2000 तक आर्थिक रूपी से मजबूती के लिए, वह मैंने बचपन से, यह बात भी मेरे पिताजी ने और जिन सन्यासियों के साथ भी मेरा काफ़ी संपर्क रहा है, श्री रविशंकर जी से बहुत घनिष्ठ रहा है, स्वामी रामदेव जी कई बार मेरे घर आते रहते हैं, आचार्य बालकिशन जी भी हैं, पुराने शंकराचार्य वगैरह भी, पुरी के निश्चलानंद जी, तीर्थ जी, और भी स्वामी राम सुखदास जी के साथ, बड़े बड़े संतों के साथ, ऋषिकेश में हरिहर तीर्थ जी, कैलाश आश्रम, इन सब आश्रमों से, रामकृष्ण मिशन के स्वामी रंगनाथानंद जी से अच्छा संपर्क रहा। स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। भारतीय विद्या भवन में जब मैं पढ़ता था, वो हर वर्ष वहाँ पे आके 10-15 दिन हमारे स्कूल में ही उनके कार्यक्रम होते थे। तो चिन्मय मिशन के साथ भी मेरा अच्छा जुड़ाव रहा है। तो मैंने यह देखा है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र जो रहता है, वह जो आज की डेट में राजनीति में भ्रष्टाचार का भी बहुत बोलबाला हो गया है, तो आर्थिक रूप से अगर राजनीति पे आप अपने अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंड रहेंगे
तो आप जो स्वच्छ राजनीतिक जीवन नहीं बिता सकते। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कमाई का माध्यम, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे अपनी कंपनी हो जिसमें शेयर्स हों, जो भी है, उस तरह की एक व्यवस्था अपनी रहनी चाहिए। और संतुलित जीवन भी होना चाहिए। मेरा परिवार भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माताजी पिताजी हैं, मेरी और भी जिम्मेदारी है। तो जीवन में संतुलित व्यवहार होना भी जरूरी है। अगर एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया तो बाकी चीज़ें अगर आपके छूट जाएंगी तो आपके कहीं ना कहीं वो डिसहार्मनी जिसको कहते हैं, परिवार के साथ बच्चे बिगड़ गए, बच्चों को जीवन में उनका प्रॉपर गाइडेंस कैरियर नहीं बना, माता पिता को दुख हुआ बचपन, तो फिर आप सफल जीवन नहीं जी सकते, हार्मनी वाला जीवन नहीं जी सकते। तो समन्वय के जीवन के साथ ही आदमी सफलता की कुंज सीढ़ी पे आगे बढ़ता। और मेरे को एक बात आदरणीय अपने अडवाणी जी की एक बहुत शुरू में मुझे याद है कि एक बार उन्होंने, जब मैं आर्थिक प्रकोष्ठ का ये CSL का और ये सब बना था, एक बार उन्होंने वैसे ही मुझे अपने घर बुलाया था और मैं बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था उनसे। 2009 से पहले भी मेरा काफ़ी संपर्क रहा भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो विदेशी धन को लेके उन्होंने पूरा संघर्ष किया था। उसमें डॉक्यूमेंटेशन सब मैंने ही किया था, पूरा कैसे लाना, क्या करना, पैसा विदेशों से। तो उन्होंने घर में बुला के एक बार वैसी बातचीत मुझसे कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा परिवार में क्या है, कैसे है, जैसे आप आज पूछा, काफ़ी देर बात करते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम पैसे कहाँ से आते हैं, तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतें कैसे पूरी होती है, परिवार कैसा चलता है। तो मेरे को थोड़ा लगा कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं CEO हूँ, मेरी ये प्रैक्टिस है, मेरी ये कंपनी है, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा चलता है, और मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका रेंट आता है, ऐसे सब चीज़ें हैं, बताया मैंने। फिर मैंने पूछा कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं इतना ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति में जब आते हैं तो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो होता है तो वो शुचिता की राजनीति ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए मैं जानना चाहता था। तो मुझे इसका महत्व इस बात का लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, और मतलब ये चीज़ पार्टी भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती है और ध्यान देती है। आपने राजनीति में शुचिता की बात की, यूँ तो अब वो बाद की बात है कि उस पर कितना डिबेट होना चाहिए, नहीं, लेकिन एक चीज़ जो आपके पिताजी ने आपको दिया वही चीज़ आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैंने देखा तमाम तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान आप सोशल मीडिया पर जब साझा करते थे, तो आपकी जो सुपुत्री हैं वो भी भूसा लेके, चारा लेके जो रात को निकल जाती थी, जानवरों को खिला रही हैं। वो शुचिता जो है आपने अपने परिवार में दी है। हाँ, मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जो है वो सामाजिक जीवन में पूरी तरह से भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं। राजनीति में तो नहीं है वो, लेकिन जैसे मेरी छोटी बेटी है, एनिमल वेलफेयर के लिए वो बहुत ही जागरूक है। उसने अलग अलग जगहों पे, जैसे चाइना में पांडा के लिए उसने उसमें काम किया, पांडा डेवलपमेंट सेंटर्स में इंटर्नशिप की है। फिर कीनिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कीनिया अम्बोसिली में, उसने इंटर्नशिप की है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए। उसके पहले भारत में जो टाइगर प्रोटेक्शन एंड जो रिसर्च, जो पूरा वाइल्ड लाइफ WTI वगैरह का जो प्रोजेक्ट है, वो सारे प्रोजेक्ट में 1 वर्ष उसने उसमें भी काम किया है। और जैसा आपने बताया, ये अभी जो लॉकडाउन के तहत हमने एक संस्था बना रखी है, दोस्त, डेमोक्रेटिक आउटरीच फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हमें लगा जब आदरणीय संतोष जी ने और नड्डा जी ने कहा कि सबको अपने क्षेत्र में जो सबके भोजन वगैरह की व्यवस्था करनी है, तो हमने एक बहुत बड़ा प्रयास दोस्त के अंतर्गत किया और लगभग 5 लाख से ऊपर फूड पैकेट्स पूरे 25 मार्च 2019 को हमने यह जो कार्य 20 को शुरू किया, 25 मार्च 2020 को यह पूरा कार्य शुरू किया, और 1 जून तक पूरा हर रोज़ 5 से 8-10 हज़ार फूड पैकेट्स प्रॉपरली 3 कम्युनिटी किचन हमने चलाए, जहाँ से दोनों टाइम भोजन बन के लगभग 5 से 10 हज़ार तक के फूड पैकेट्स डेली के रूप में नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पदाधिकारियों के थ्रू हमने एक हेल्प डेस्क भी चलाया, जिसके थ्रू जहाँ भी जिसकी आवश्यकता होती थी
उसको वो भोजन पहुंचाने का प्रयास किया। और मेरी बेटी ने पूरे नोएडा में लगभग ये जो अलग अलग सेक्टर में कुत्ते जो होते हैं डॉग्स के लिए खाना पहुंचाने का, तो हमारे तीनों किचन में अलग अलग वॉलंटियर्स जो उसके साथ जुड़े हुए थे पूरे टीम में, उनको खिचड़ी बनाते थे हम डॉग्स के लिए। जितनी जिसको चाहिए वो आके वो खिचड़ी ले जाते थे और वह पूरी तरह से अपने अपने सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। मेरी डॉटर खुद भी छोटी वाली सोनाली करती थी। और उसके साथ ही हमने जो श्री जी गौसदन गौशाला की बात आपने कही, हमने सन 2000 में उस गौशाला की स्थापना की थी। 9 एकड़ ज़मीन पे वो गौशाला है और आज 1200 गाय वहाँ पे है। सरकारी राशि हमने कोई लगभग ली नहीं है, समाज के सहायता से वो पूरा चल रहा है। सेल्फ जनरेटिंग हम वेरियस प्रोडक्ट बनाते हैं और सारी 1200 गाय हमने सड़क से उठाई हुई है। तो उसके सहयोग से हरा चारा वगैरह हमने कह रखा था कि कोई को भी किसी को भी अपने सेक्टर में गाय बैल के लिए अगर कोई चारा की आवश्यकता है तो वो हमें बता दे, वहाँ पे हम बैलगाड़ी से वो भिजवा देंगे। जो हमारी बैलगाड़ी है उससे भिजवा देंगे, वो अपने क्षेत्र में वो दे सकता है। तो इसको भी मेरी बेटी भी कुछ करती थी और गौशाला के लोग भी कर्मचारी काम करते थे। तो इस तरह से मेरी पत्नी चिन्मया मिशन से काफ़ी जुड़ी हुई, डॉक्टर है, वो भी करती है। हम सेवा भारत, ये एक सूर्या संस्थान करके नोएडा में एक संस्थान है, उससे मैं कोषाध्यक्ष हूँ, ट्रस्टी हूँ, चलाते हैं। वहाँ पे कई वर्षों से वहाँ पे 4 LIG फ्लैट्स हमें नोएडा अथॉरिटी ने दे रखे हैं, जिसमें हम महिलाओं के लिए, खासकर केवल महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी की तरह उसमें सिलाई केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज उनको सिखाते हैं, देते हैं ट्रेनिंग, और वह चल रहे हैं। तो उन सब कार्यों में हम जुड़े हुए हैं। फेस कवर्स हमने बनाए, 1 लाख के करीब फेस कवर्स ट्रांसजेंडर्स के थ्रू हमने बनाए। जो ट्रांसजेंडर्स फेस कवर्स बना के फ्री में हमने लोगों के घर से कपड़ा इकट्ठा करके उनको सैनिटाइज करके ट्रांसजेंडर्स वगैरह से सूर्या संस्थान के अंदर सिलाई करके वो फेस कवर्स बनाए, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए। ऐसे कई काम हमने किए। इनेक्टस करके मेरी बड़ी बेटी पढ़ाती है, तो इनेक्टस एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट हैं। उसमें स्टूडेंट्स को कॉलेजेस के जोड़ते हैं, चाहे गौशाला हो चाहे सूर्या संस्थान हो। और हमारे जलाधिकार वगैरह के प्रोजेक्ट में वाटर ये जो टैंक्स वगैरह के रिवाइवल के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हम बहुत सारे लोगों को वॉलंटियर के रूप में जोड़ते हैं। तो ये जो 4-5 संस्थाएं हैं, जैसे श्री जी गौसदन है, जो जलाधिकार फाउंडेशन है, सूर्या संस्थान है, दोस्त है, ऐसे सब संस्थानों के थ्रू हम लोगों ने लोगों को, वॉलंटियर्स को अलग अलग कार्यों में जोड़ते रहें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहिए और जब टीवी डिबेट में भाजपा का पक्ष रखिए तो आप अच्छे करते रहिए। भविष्य में आपको कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिले, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, पुनः आभार। तो गोपाल जी ने एक बात कही, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे, उसके बाद राजनीति में आएंगे, तो शायद आप राजनीति को कमाई का जरिया न बनाइएगा, सेवा का जरिया बनाइएगा। और राजनीति में शुचिता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सामाजिक विज्ञान में आप राजनीति की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें भी है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुचिता पूर्वक किया गया कार्य ही राजनीति है। लेकिन अभी क्या है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी करके पा लीजिए, वो राजनीति है जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज। अगली कड़ी में किसी और राजनेता के सियासी सफ़र में चर्चा करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं।